गुड मॉर्निंग। ये मंडे मॉर्निंग है। अच्छा, आज ये एक तो लाइव, मतलब एक तो ये रिकॉर्डिंग भी जाएगा, और आज लाइव लेक्चर भी होना है। आप इंस्टीट्यूशन भी आओगे। तुम बोलोगे सर इतना इतना अचानक से इतना ज़्यादा, तो आखिरी आखिरी के टाइम बचे हैं भाई साहब, करना पड़ेगा। आखिरी आखिरी का टाइम बचा है, जितना जल्दी सिलेबस हो जाएगा उतना आराम से आप बैठ के पढ़ सकते हो। तो लेक्चर्स भी अपलोड होंगे, लेक्चर्स अपलोड होंगे हर 2 दिन में एक लेक्चर अपलोड होगा, ठीक है। मैं ये फ्रीक्वेंसी रखूंगा। और जो लाइव क्लासेस है उसके लिए आपको हर दिन आना पड़ेगा। तो इतना कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी जो टाइम है बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आज लाइव लेक्चर में भी मिलता है। अच्छा, इससे पहले वाले दिन में ये क्लास 12th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे पहले वाले दिन में मैंने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेव ऑप्टिक्स मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें वेव ऑप्टिक्स में मैंने बताया था कि साउंड जो, सॉरी, लाइट जो है, लाइट क्या है, लाइट का वेव नेचर स्टडी करने वाले। अब हमने स्टार्ट ही किया था इंटरफेरेंस से। अब इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब भी किसी पॉइंट पर मान लो अगर डिस्टरबेंस किसी एक वेव के कारण होता, तो जो पार्टिकल है उसको सिर्फ एक डिस्टरबेंस मिलता। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर एक से ज्यादा वेव आकर हिट करेंगे, तो उस जो पार्टिकल है जिसको डिस्टरबेंस मिल रहा है, उसके पास मल्टीपल डिस्टरबेंसेस हो सकते हैं, और उसका जो नेट डिस्टरबेंस होगा वो सारे डिस्टरबेंसेस का वेक्टर सम होता है। बेसिकली एसएचएम्स होता है। हम ऐसा मानते हैं कि वेव से उसको एसएचएम मिल रहा है, तो हमें जब नेट एम्पलीट्यूड या नेट उस पार्टिकल का मोशन देखना होता है, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो मोशन होता है उसको वेक्टरली ऐड कर देंगे। तो ये इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। वेव्स के मिलने को इंटरफेरेंस कहते हैं, और उनको ऐड करने का जो तरीका है उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पहले भी पढ़ा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर किसी पार्टिकल पर एक से ज्यादा फोर्सेस लगते थे, तो हम पहले क्या करते थे, सारे इंडिविजुअल जितने भी इंटरैक्शंस होते थे वो कैलकुलेट कर लेते थे, फिर सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जब फाइंड कर लेते थे तो वो नेट फोर्स होता था। वैसे ही यहाँ पर भी करना है। जब इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब हो गया कि एक जो पार्टिकल है उसको बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस मिलने वाले हैं। अब जब बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेव के कारण जो डिस्टर्बेंस मिला वो सारे डिस्टर्बेंसेस फाइंड आउट कर लेंगे। फिर सारे डिस्टर्बेंसेस का जो वेक्टर सम होता है वही क्या होगा, पार्टिकल का नेट डिस्टर्बेंस होगा। इस ऐड करने के तरीके को ही हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अब हम जो वेव का इक्वेशन, हम हमारे सिलेबस में जो वेव होता है वो होता है सिंपल हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक वेव में पार्टिकल्स को जो जब भी किसी पार्टिकल को डिस्टरबेंस मिलता है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में होता है। तो वहीं से हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस को वापस से स्टार्ट। अब ये जो इंटरफेरेंस है, जैसा मैंने पहले कभी तुमको पढ़ाया था वेव्स में, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया था। इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने अभी लिख दिया है। आप, मैं चाहूंगा उसको नोट डाउन कर लो। मैंने फिर से बोला है कि वेव ऑप्टिक्स में जितना मैं बता रहा हूँ वो पूरा का पूरा आपके कॉपी में होना चाहिए, और पूरा का पूरा वो याद होना चाहिए। जैसा मेरे को याद है वेव ऑप्टिक्स, वैसा तुमको याद होना चाहिए। अगर तुमने उस तरह से याद करके रखा है तो आप याद रखिए, एग्जाम में इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व करके आएंगे। अभी पूरा 1 महीना जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, एंड जनवरी एंड तक, वो इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपको उसके 30% आपको उसके क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। तो आप इतना, नो डाउट छोटा छोटा अभी टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने देखा था, अभी तक देखा हमने अभी तक क्या क्या देखा था। तो किसी भी पार्टिकल को हमने देखा था कि दो एसएचएम मिलता था। पहला एसएचएम का इक्वेशन A1 साइन ओमेगा टी, मैंने ऐसा कुछ बताया था। ये मान लो ये सोर्स S1 है, ये मान लो ये सोर्स S2 है। यहाँ से x1 दूरी पर पार्टिकल P है, और यहाँ से x2 दूरी पर पार्टिकल P है। तो S1 से P को क्या मिलेगा, एक डिस्टर्बेंस मिलेगा, और वो जो डिस्टर्बेंस है वो A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1 का है। S2 सोर्स से पार्टिकल P को जो डिस्टर्बेंस मिलेगा वो A2 cos ओमेगा टी प्लस KX2। अब ये दो SHMs है, दो SHMs को ऐड करना अपने को आता है। दो SHMs को ऐड करने के लिए अगर मेरे को कभी भी नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, दो SHMs को ऐड करने के बाद, ये सिर्फ दो SHMs के लिए, अगर कभी कभी दो से ज्यादा कर देंगे तो मैथमेटिकली, मेडिकल वाले एग्जाम में तो वैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर कभी कभी जेई में आ गया तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। ये साइन A प्लस बी साइन, सॉरी यहाँ पे साइन होना चाहिए था, यहाँ पर भी साइन होगा, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था उसमें दोनों में साइन होना चाहिए, ठीक है। तो जेई में कभी कभी 3 टर्म भी दे देंगे, तो बस आपको मैथमेटिकली क्या करना है, इसको A1 साइन ओमेगा टी, जैसे साइन A प्लस बी साइन C प्लस डी, ये सब जो फॉर्मूलाज होते हैं उसमें रिजॉल्व करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है, एंड रिजल्ट आ जाएगा।
अगर कभी भी इस तरह के फॉर्मेट का गिवन है तब आप ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस आपको करा के बताया था, जिसमें पहले उसको साइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, फिर ऐसा कुछ लिखते थे। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होगा तो हम लिखेंगे नेट एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। हमने क्या किया था, जिन दो SHMs को हम ऐड करते हैं उनके एम्पलीट्यूड्स को हम वेक्टर मान लेते हैं और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है उसको वेक्टर एंगल मानकर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो डेल्टा फाई को मैंने क्या लिखा है, डेल्टा फाई को मैंने लिखा है k टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। इसका फेज ऐसे मैंने मान रखा है कि इस वाले टर्म का फेज ज्यादा है, इस वाले टर्म का फेज कम है, तो ज्यादा फेज डिफरेंस माइनस कम फेज डिफरेंस, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो k x2 माइनस x1 आ जाएगा। अब पूरा का पूरा खेल या पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है। अगर तुमको ये कैलकुलेट करना आ गया, अगर तुमको पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना आ गया तो तुमको फेज डिफरेंस कैलकुलेट किए। x2 माइनस x1 क्या होता है, पहले वाले सोर्स से वेव ने कितना डिस्टेंस चला, दूसरे वाले सोर्स से वेव ने कितना डिस्टेंस चला, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज ओनली नोन एज पार्ट डिफरेंस। अगर आपको पार्ट डिफरेंस पता है तो आपको फेज डिफरेंस पता हो जाएगा, अगर आपको फेज डिफरेंस पता है तो आपको ए नेट पता हो जाएगा, और अगर आपको ए नेट पता है तो आप इंटेंसिटी नेट फाइंड आउट कर सकते हो। अब साउंड और लाइट के केस में इंटेंसिटी मैटर करता है, क्या इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपने सुना, क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपने परसीव किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है तो इंटेंसिटी के लिए डेल्टा एक्स का कैलकुलेशन करना आना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, पार्ट डिफरेंस। पूरी की पूरी कहानी इसी की है, डेल्टा एक्स की। फिर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए नेट तो अपन ने इस तरह के अप्रोक्सीमेशन से फाइंड आउट कर लिया। देखो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जितना मैं लेक्चर में बताता हूँ वो काफी होता है। जेई में थोड़ा बहुत मैथ्स का एडवांसमेंट वो कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कंसेप्ट में कुछ नहीं छोड़ता। थोड़ा बहुत मैथ्स का कैलकुलेशन वो बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बताया 2 टर्म नहीं होंगे 3 टर्म हो जाएंगे, 3 टर्म हो जाएंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स में a प्लस बी साइन a प्लस बी जैसे एक्सपैंड करते हो वैसे एक्सपैंड करके करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप वाई नेट फाइंड आउट करोगे तो वाई नेट को हम क्या लिखेंगे, ए नेट जो हमने पहले फाइंड आउट किया साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस अल्फा। अब ये यहां पर हमेशा याद रखना, वो जो कम फेज वाला होता है जिसका फेज एंगल कम होता है उसको हम रेफरेंस मान के क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इससे पहले वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकता। और tan अल्फा, ये अल्फा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो tan अल्फा है a2 sin डेल्टा फाई a2 cos डेल्टा फाई प्लस a1। ये बिल्कुल वेक्टर के जैसा रिजेंबल होता है, तो अगर वेक्टर्स के फॉर्मूलाज आपको याद है तो इसके फॉर्मूले में आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आईनेट का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर i1 और i2 का वैल्यू सेम हो जाए इस एक्सप्रेशन में, अगर i1 और i2 का वैल्यू सेम हो जाता है तो inet का वैल्यू आता है 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ये हम 90% टाइम्स हमारे सिलेबस में i1 और i2 का वैल्यू सेम रहने वाला है। ठीक है, आप मेडिकल के हो, आप बोर्ड्स के हो, आप जेई के हो, 90% टाइम i1 और i2 का वैल्यू सेम रहता है। तो inet का वैल्यू हो जाएगा 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन 2। ठीक है, ये सब याद रखने वाली बात है, अगर आपको इससे पहले का डेरिवेशन नहीं भी आता है तब भी आप ये सब याद रखो। फिर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है कि या तो जो पार्ट डिफरेंस है S1 और S2 का जो पार्ट डिफरेंस है या तो वो n लैम्डा हो, n लैम्डा मतलब 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, या तो n लैम्डा हो, या इसका जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई हो। 2n पाई मतलब 0 पाई, सॉरी 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ कंडीशन मिलेगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलता है जिसका वैल्यू होता है रूट ओवर i1 प्लस रूट ओवर i2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर देखो, अगर मैं i1 और i2 का वैल्यू सेम रख देता तो ये 2i का होल स्क्वायर होता, तो यहाँ पर 4i स्क्वायर 4i हो जाता हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम। फिर कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, तो डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है, या जो फेज डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई है यहाँ पर। और मिनिमम इंटेंसिटी कितना होता है, रूट ओवर i1 माइनस रूट ओवर i2 का होल स्क्वायर। इतना कुछ मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था और इस पे बेस्ड कुछ सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स अपन ने सॉल्व किए थे। ठीक है, आज क्या करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो अब मोर ऑफ हम मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ जाएंगे। ठीक है, मोर ऑफ मैथमेटिक्स हम अपन देखना स्टार्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको हैंडल किया जाता है। देखो, अब जो बताऊंगा आप उसको कंसेप्ट मानो,
आप उसको क्वेश्चन मानो, जो भी मानो, लेकिन यही कंसेप्ट है, यही क्वेश्चन है और एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये याद रखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन में। क्या है ना, S1 और S2 दो सोर्सेज है, लाइट के सोर्सेज है, लाइट के बारे में पढ़ रहे तो, और इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का S1 और S2 का जो गैप है वो 3.5 लैम्डा का गैप है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो सोर्सेस है ना, सोर्सेस के बीचों बीच से, सोर्सेस के बीचों बीच से अपन ने कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन लगा के रख दिया है, जहां पर हम क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये जो मेरे पास सोर्सेस थे, सोर्सेस के बीचों बीच से एक कैपिटल D डिस्टेंस पर स्क्रीन लगा दिया, जहां पर हम मैक्सिमा और मिनिमा नोट करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट में कराया भी था आपको। अच्छा, अब अगर मैंने D का वैल्यू कितना रख दिया है, 3.5 लैम्डा। अगर D का वैल्यू 3.5 लैम्डा है तो यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस आता वो 3.5 लैम्डा का आता क्या, मैंने बताया था इसे पहले वाले लेक्चर में। अब अगर ये 3.5 है तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसा कुछ होगा क्या। उसी तरह 3, 2, 1, 0 ऐसा ही कुछ होने वाला है। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड y मिनिमम फॉर फर्स्ट मैक्सिमम। y मिनिमम क्या है, तो ये सेंटर ऑफ स्क्रीन से, सेंटर ऑफ स्क्रीन से यहाँ का डिस्टेंस पूछा गया है, जहां पर अपने को क्या मिल जाए, फर्स्ट मिनिमा मिल जाए, सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा। y का कम से कम वैल्यू ढूंढना है जिसमें अपने को क्या मिल जाए, फर्स्ट मैक्सिमा। अब एकदम ध्यान से समझना जो मैं बोलूंगा, फर्स्ट मैक्सिमा। अच्छा, अगर ये 3.5 है, अगर ये 3.5 लैम्डा है तो 3.5 लैम्डा में क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। यहां से फर्स्ट मैक्सिमा अपने को तब मिलेगा जब पाथ डिफरेंस कितना हो जाए, 3 लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो जाए क्या। अगर फर्स्ट मिनिमा नहीं बोल के सेकंड, फर्स्ट मैक्सिमा नहीं बोल के सेकंड मैक्सिमा बोलता तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाता। क्लियर है ना। ये 3 लैम्डा यहां से यहां का डिस्टेंस तो नहीं है ना, वो ये 3 लैम्डा क्या है, S1। मान लो ये पॉइंट है P, अगर ये पॉइंट है P तो ये 3 लैम्डा क्या है, अगर मेरे को पॉइंट P पर मैक्सिमा चाहिए, फॉर मैक्सिमा एट पॉइंट P, या फॉर फर्स्ट लिख देते हैं, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा एट पॉइंट P। देखो हो सकता है इसको समझने में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन एक बार समझ गए, एक बार याद कर लिया तो इसके क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करके आओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि याद रख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। फॉर फर्स्ट मैक्सिमा एट पॉइंट P, अगर पॉइंट P पर मेरे को पहला मैक्सिमा चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, पाथ डिफरेंस। S1 से वेव चल के जो आएगा उसका लेंथ है S1P, और S2 से वेव चल के जो आएगा उसका लेंथ है S2P। दोनों का जो पार्ट डिफरेंस है वो 3 लैम्डा का होना चाहिए। ये तो अपन ने पढ़ा ना सर जी कि वेव्स चल के जो आएंगे उन दोनों के बीच का जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए फॉर मैक्सिमा। अब अगर फर्स्ट मैक्सिमा के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3.5 लैम्डा था, तो फर्स्ट मैक्सिमा अपने को 3 लैम्डा के गैप पर मिलता, तो अपन ने 3 लैम्डा इस तरह से लिख दिया। ठीक है सर, समझ में आया, चलो। अच्छा, अब ये S1P का अगर मैं वैल्यू लिखूं, ध्यान से देखना, S1P का अगर मेरे को वैल्यू लिखना है तो मैं S1P को, ये ट्रायंगल से S1P और ये मान लो M है, S1PM अगर ट्रायंगल को देखकर मैं S1P का वैल्यू लिखूं, ठीक है, तो S1P का वैल्यू क्या हो जाएगा, S1P हो जाएगा रूट ओवर ऑफ, यहां से यहां D और यहां से यहां D/2, तो ये ऐसा लिखेंगे ना, D प्लस स्मॉल d अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस y मिनिमम का स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। फिर माइनस में S2P का वैल्यू अगर लिखना है तो S2P का वैल्यू क्या लिखेंगे, रूट ओवर में d माइनस d/2 होल स्क्वायर, d/2 होल स्क्वायर प्लस y मिनिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 लैम्डा। अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट करना तो यही है, पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करके पार्ट डिफरेंस को क्या करना है, 3 लैम्डा से इक्वेट करना है। बिल्कुल सर जी। अब इसको सॉल्व करके ना, ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके अपने को क्या करना है, y मिनिमम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तुम कोशिश करके देखो, अगर तुम इसको सॉल्व करने बैठोगे ना तो स्क्वायरिंग एडिंग करोगे, फिर यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, फिर ये d का पावर 4 चला जाएगा, मतलब इसको जब एक्सपैंड करोगे तो इसको सॉल्व करने में ना हालत खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते, एक दो जमाने के बाद तुम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे बच्चे जरूर सॉल्व करके इसका आंसर ले आएंगे, सॉल्व जरूर कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा।
अब बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसी तरह इसलिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक अप्रोक्सीमेशन ढूंढेंगे। अब अप्रोक्सीमेशन कैसे ढूंढना है, क्या अप्रोक्सीमेशन है वो याद रखना है। कैसे याद रखना है वो देखो, ये हमने बोला कि जो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ऐसा डेटा मिलेगा, तो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन होगा उसको देख के ये सब आपको सीखना है। कैपिटल डी का वैल्यू जो है वो 1 मीटर का बताया गया है। कैपिटल डी का वैल्यू जो है वो 1 मीटर का बताया गया है, बिल्कुल सही है सर। और स्मॉल डी का वैल्यू जो है वो 3.5 लैम्डा बताया गया है। अब लैम्डा, अगर मैं लाइट के बारे में बात कर रहा हूं तो लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 7000 एंगस्ट्रॉम का लाइट है, तो 7000 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, और ये 1 मीटर। मतलब ये कैपिटल डी के सामने ये जो सेपरेशन है ये बहुत छोटा है क्या? मतलब ये जो एक्चुअल डायग्राम, ये जो डायग्राम है वो एक्चुअल में कुछ ऐसा है क्या? S1 और S2 ऐसे हैं, और यहां से कुछ दूरी पर 1 मीटर, अब ये 10⁻⁻10 में था, और यहां से 1 मीटर कुछ दूरी पर ऐसे वेव चल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मतलब S1 और S2 के लिए जो स्क्रीन है वो ऐसा मान सकते हैं क्या कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, क्योंकि इन्फिनिटी तो रिलेटिव टर्म है। अब अगर S1 और S2 से जो वेव चल के आ रहा है, अगर ऐसा मान रहे हैं कि ये लोग जो वेव है वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, मतलब यहां से जो वेव चल रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल माने जा सकते हैं क्या? तो लोग सर नहीं, आपका डायग्राम देखो कहाँ पैरेलल है सर। पैरेलल है, ये डायग्राम बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल डायग्राम तो ये है ना। देखो ये S1, ये S2। अब S1 S2 बहुत ही पास पास रखे हुए। S1 और S2 यहाँ पर जो दिखाया गया है वो विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। अगर तुम डेटा को नोटिस करोगे तो S1 और S2 पीक, S1 और S2 की जो दूरी है बहुत कम कम है इन कंपैरिजन टू 1 मीटर। इसका मतलब S1 और S2 के लिए जो स्क्रीन है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। अब अगर S1 और S2 से रेस इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे, तो ऐसा मान सकते हैं ना कि S1 और S2 से जो रेस निकलेंगे वो पैरेलल निकलेंगे। ये अजम्पशन आपको याद रखना है। यहाँ पर ये चाहो तो आप नोट डाउन करके लिख लेना कि सिंस द सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2 इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू कैपिटल D, सो रेज फ्रॉम S1 एंड S2 कैन बी अज्यूम टू बी पैरेलल। क्यों पैरेलल बोल रहे, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जाके मिलते हैं। अब इन्फिनिटी पे कौन मिलता है, वो रेज जो आपस में पैरेलल होते हैं वही तो इन्फिनिटी में मिलता है। अब बोलोगे सर इस डायग्राम में तो नहीं पता चल रहा है। मैं मान रहा हूँ इस डायग्राम में नहीं पता चल रहा है, अगर मैं ऐसा ही डायग्राम बनाता ना तो सब कचरा हो जाता। एक तो ऐसे ही तुम लोगों को कम दिखता है, अगर मैं ऐसा बना देख के दे देता तो और कचरा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा जूम इन करूं, ये जो डायग्राम है इसको अगर मैं थोड़ा जूम इन करूं, यहाँ पे दिखा रहा हूं ऐसे, इन दोनों के बीच का गैप है मान लो कुछ तो डी का। वेव ऐसे चला, वेव ऐसे चला। अब अगर मेरे को दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस जानना है, मैं ना यहां से क्या करता हूँ, एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। ये सब आपको कॉपी में बनाना है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो देखो, इसके बाद जो वेव चला, यहां से जो वेव चला और इसके बाद से जो वेव चला, दोनों का लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है। मतलब जो S1P चलने वाला था वेव, वो इतना एक्स्ट्रा चलने वाला था क्या? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है और यहां से दोनों सोर्सेस के बीच में ये S1 है और ये S2 है, दोनों सोर्सेस के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल d का है, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो पार्ट डिफरेंस है वो d cos थीटा का है? सर मेरे को नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया है तो याद करो, लेकिन समझो भाई साहब, बहुत जरूरी है ये। अपन ने बोला S1 और S2 के बीच का जो गैप है बहुत छोटा है, इसलिए S1 और S2 से जो रेज निकलेंगे वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल माने गए यहाँ पर। अब अगर S1 और S2 से जो वेव निकल रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है, तो अपन ने क्या कर दिया, S2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया S1P वाली लाइन पर। अब इसके बाद अगर देखोगे S2 से जो वेव चला और इस वाले पॉइंट के बाद जो वेव चलेगा वो ऑलमोस्ट सेम लेंथ का हो गया, ठीक है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो तो यही लेंथ है सर। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों के बीच का गैप था स्मॉल d का, और ये एंगल अगर थीटा मान लिया जाए तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि d cos थीटा जो होगा वो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये पूरा जो भारी भरकम सा टर्म लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर, इस पूरे भारी भरकम से टर्म को, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी सर। मैं इसको पूरा सिंपल, मेरे को तो पार्ट डिफरेंस ही लिखना है ना, तो मैं पार्ट डिफरेंस को सिंपल ये लिख सकता हूँ क्या, d cos थीटा जो है, d cos थीटा जो है वो 3 लैम्डा के इक्वल है। देखो ये भारी भरकम से कैलकुलेशन को कितना छोटा कर दिया एक छोटे से अप्रोक्सीमेशन। अब अगर d cos थीटा 3 लैम्डा है, बोले सर ठीक है सर आपने अप्रोक्सीमेशन कर दिया, फिर भी y मिनिमम कहाँ मिला? मिलेगा y मिनिमम, देखो कैसे। अगर ये पैरेलल है, अपन क्या करते हैं ना, यहां से एक रेट बना देते हैं,
ऐसा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखो अपन ने इसके बीच से पैरेलल लाइन बनाया है, अब ये पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल, तो ये एंगल भी तो वही थीटा ही होगा ना। हाँ सर बिल्कुल थीटा होगा। अच्छा, तो मेरे को अगर डी कॉस थीटा का वैल्यू पता है, अब मैं ना थोड़ा बहुत इरेज करूंगा। अगर मेरे को डी कॉस थीटा का वैल्यू पता है, इसका मतलब मेरे को कॉस थीटा का वैल्यू पता है। कॉस थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा मेरे पास 3 लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, चलो सर जी मान लिया। अगर मैं बोलूं कि ये है ओ पॉइंट ओ पी एम जो ट्राइंगल है उसमें मैं tan थीटा लिखूं, ये एंगल थीटा था ना, अगर मैं इसमें tan थीटा लिखूं तो मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ? y मिनिमम डिवाइडेड बाय कैपिटल डी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा भाई साहब, अब अगर मेरे को y मिनिमम ढूंढना है तो tan थीटा का वैल्यू रख देंगे, तो y मिनिमम क्या आ जाएगा? y मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा y मिनिमम इज इक्वल टू d टाइम्स ऑफ tan थीटा। अब तुम खुद से सोचो, अगर तुमको cos थीटा का वैल्यू पता है, अगर तुमको cos थीटा का वैल्यू पता है तो तुम tan थीटा का वैल्यू नहीं ढूंढ सकते क्या? जैसे cos थीटा मेरे पास कितना था? 3 लैम्डा अपॉन डी। तो अगर मैं यहां से ऐसा ट्राइंगल बना लूं, मान लो ये थीटा है, या यहां से बनाते हैं, इसको भी तो यूज कर सकते हैं। मान लो ये थीटा है, tan थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है? tan थीटा का वैल्यू है मेरे पास, ये मेरा y मिनिमम है, और ये जो डिस्टेंस होगा वो d होगा, मतलब ये कितना आ जाएगा? y मिनिमम का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसा? y मिनिमम का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो पहला एक्सप्रेशन हमारे पास आया था cos थीटा का, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा y मिनिमम का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब इसमें वैल्यूज रख दो, कैपिटल डी के प्लेस में 1 रख दो, कैपिटल डी के प्लेस में 1 रख दो, 3 लैम्डा अपॉन डी, डी का वैल्यू रख दो 3.5 लैम्डा, सॉल्व कर लो, यू गेट द आंसर। आया क्या समझ में? हाँ या ना? अब इसी में क्वेश्चन, अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में और क्या कर देंगे, वो क्वेश्चन में बोल देंगे कि फाइंड y मिनिमम, फाइंड y मिनिमम फॉर फर्स्ट मिनिमम। तो y मिनिमम के लिए का वैल्यू ढूंढो फॉर फर्स्ट मिनिमम, तो फर्स्ट मिनिमम के लिए बस क्या लिख देंगे, ये जो पार्ट डिफरेंस होता d cos थीटा। अब ये याद रखना है, कभी भी इस तरह का अगर आपको ये मिले तो पार्ट डिफरेंस कितना है? d cos थीटा। तो d cos थीटा अगर मेरे को पहला मिनिमा चाहिए होता, सॉरी पहला मिनिमा तो 3.5 में हो जाएगा, सेकंड मिनिमा के बारे में बात करें अगर, मान लो मेरे को y मिनिमम चाहिए फॉर सेकंड मिनिमा, तो सेकंड मिनिमा अपने को कहां पे मिलता है? 2.5 पर मिलता है क्या? तो यहां पर अपन क्या लिख देते हैं? 2.5 लैम्डा, d cos थीटा इक्वल्स टू 2.5 लैम्डा। अगर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं थर्ड मैक्सिमा ढूंढो, तो थर्ड मैक्सिमा, ये पहला मैक्सिमा 3 लैम्डा पर, दूसरा मैक्सिमा 2 लैम्डा पर, थर्ड मैक्सिमा 1 लैम्डा पर, तो इसको लैम्डा से इक्वेट कर देते हैं। कैलकुलेशन तो यही करना होता ना। तो आप ध्यान रखिए कि एग्जाम में 90% टाइम्स आपको, 90% नहीं समझो 40-50% टाइम, क्योंकि एक और इसमें अप्रोक्सीमेशन होगा वो भी अपन देखेंगे, 40-50% टाइम आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होगा, मेडिकल वाले तो मान लेना कि ऐसा ही कुछ मिलेगा, वो जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो करना शायद ही पड़ता है, कभी कभी मेंस में करना पड़ता है एक्चुअल जो कैलकुलेशन है वो S2P माइनस S1P। टाइम अगर रहेगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, जितने क्वेश्चंस मेरे पास पॉसिबल होंगे मैं करा दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। मेडिकल वाले तो ये पूरा पूरा याद रख लेंगे कि अगर S1 और S2 दो सोर्सेज है और स्मॉल d का वैल्यू कैपिटल D के सामने बहुत छोटा है, तो अपन अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे? d cos थीटा इक्वल्स टू डेल्टा x। आप याद रख लेना इसको फॉर्मेट के जैसा, अगर इस तरह का डायग्राम है तो आप इतना याद रख लेना कि जो d cos थीटा है, d cos थीटा है वही क्या है? पाथ लेंथ है डेल्टा x। ठीक है, वही पार्ट डिफरेंस है। अगर ये पार्ट डिफरेंस है तो उसके बाद जैसा मर्जी वैसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और अप्रोक्सीमेशन होता है, एक और अप्रोक्सीमेशन क्या होता है वो बताते हैं। अच्छा, इस ये अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, स्मॉल डी का वैल्यू पता है, कैपिटल डी का वैल्यू पता है, वैल्यूज पुट कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना वो एक्चुअल में क्या है, एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ एग्जाम। तो उसका कैलकुलेशन पार्ट अभी हम देखने वाले हैं।
तो मैं वाईडीएसी अगर मैं अभी तुम बोलोगे सर वाईडीएसी क्या है मेरे को नहीं पता, तो तुम टेंशन मत लो, उसका सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट, जैसे अभी कैलकुलेशन कर रहे थे ना वैसे ही इसका कैलकुलेशन पार्ट अपन क्या करेंगे देखेंगे। तो आई होप तुमको समझ में आ जाएगा वाईडीएसी क्या है क्या नहीं है, तो मैं भी छोड़ दो, कोई टेंशन मत लो, बस तुम समझो कि सर एक नया क्वेश्चन करा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो मैं थोड़ा डायग्राम वायग्राम बना लूं फिर वापस आता हूँ। देखो इस तरह का एक अरेंजमेंट गिवन है, S1 और S2 दोनों के बीच का सेपरेशन है d, स्मॉल d, कुछ तो 3.2 लैम्डा 6 लैम्डा कुछ भी होगा, अपने पास कोई तो कोई स्मॉल d का वैल्यू होने वाला है, और सोर्सेस से स्क्रीन का दूरी कैपिटल D का है, और यहाँ पर अपन ने रख दिया स्क्रीन, हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया स्क्रीन, बिल्कुल सही है सर जी। अब फिर से अपने को पूछा गया है फाइंड बाई मिनिमम फॉर फर्स्ट मैक्सिमम, पहला मैक्सिमा के लिए बाई मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, सेकंड मैक्सिमा लिख लेते हैं, सेकंड मैक्सिमा इस बार, क्योंकि पहला मैक्सिमा तो यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पर ही पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा, यहाँ से जितना वेव चलेगा उतना ही वेव यहाँ से भी चलेगा, तो पहला मैक्सिमा तो अपने को क्या मिल जाएगा 0 पे मिल जाएगा, तो अपन उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सेकंड मैक्सिमा के बारे में बात करते हैं, सेकंड मैक्सिमा। ठीक है सर जी, मान लो जो मैक्सिमा मिला मेरे को वो स्क्रीन के सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर मिला, y मिनिमम, ये तो ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल सर। स्टार्ट कैसे करेंगे, तो वेव्स निकालो, S1 से वेव निकलकर पॉइंट P पर हिट करेगा, S2 से वेव निकलकर पॉइंट P पर हिट करेगा, ये हो गया हमारा पॉइंट P। अब अगर मेरे को मैक्सिमा चाहिए, अगर मेरे को पॉइंट P पर मैक्सिमा चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर सेकेंड मैक्सिमा, फॉर सेकेंड मैक्सिमा एट पॉइंट P, पॉइंट P पर अगर सेकंड मैक्सिमा चाहिए तो बेसिक कैलकुलेशन कैसा होगा, पार्ट डिफरेंस जानना पड़ेगा। देखो यहां से यहां का डिफरेंस, अब ये अगर मैं ऐसा लिखूं ना कि S2P माइनस S1P जो है वो लैम्डा की इक्वल होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि y मिनिमम का लेंथ लैम्डा है, ये गलत सोचना है भाई साहब, यहां से यहाँ की दूरी लैम्डा नहीं है, S2 से P तक जो वेव चला और S1 से P तक जो वेव चला, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, पार्ट डिफरेंस इनके बीच का लैम्डा है, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P इक्वल्स टू लैम्डा, इस तरह से हमने लिख दिया, बिल्कुल सर क्लियर है, चलो समझ में आया। अच्छा अब अगर मैं S2P का वैल्यू लिखो, बुक्स में कैलकुलेशन ऐसा ही है, S2P का वैल्यू अगर देखोगे ना तो देखो यहां से यहां तक D है और यहां से यहां तक क्या हो जाए y मिनिमम प्लस d/2 हो जाएगा क्या, तो S2P के प्लेस में लिख दिया अपन ने d का स्क्वायर प्लस y मिनिमम प्लस d/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस S1P लिखो, S1P जब लिखोगे तो ये भी होगा d स्क्वायर प्लस y मिनिमम माइनस d/2 का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, चलो सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर सही सही चल रहा है, इक्वल्स टू लैम्डा। अब इसको सॉल्व करने में ना नानी अम्मा दादा दादी सबको याद आ जाएंगे, ठीक है, पड़ोस वाली नानी पड़ोस वाली दादी हर कोई याद आ जाएगा, लेकिन ये सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, हो सके तुम तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, सॉल्व करते करते शहीद भी हो सकते हो तुम, तुम्हारे आगे के जनरेशन सॉल्व कर पाए, लेकिन आंसर की खुशी तुम नहीं देख पाओगे फिर, तो सर ये तो नहीं चलेगा सर, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे सर, तो अपन क्या करेंगे अप्रोक्सीमेशन ढूंढेंगे, कैसा अप्रोक्सीमेशन देखो, ये जो एंगल है ना सेंटर से पॉइंट P को ज्वाइन करने वाला लाइन, मान लो ये एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा का, ठीक आएगा मेरे को, सॉरी सॉरी, ये जो एंगल है इस एंगल को मान लो थीटा, ठीक है सर चलो मान लिया, अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, तीनों तीनों पैरेलल ही चल रहे होंगे ना, ये पैरेलल चल रहे, फिर से मैं नहीं बताने वाला, तो अगर मेरे को पार्ट डिफरेंस चाहिए तो यहां से क्या करेंगे, अपने को पता है कि यहां से यहां का जो लेंथ है वो है d, यहां से ड्रॉप कर दो एक परपेंडिकुलर इस तरह से, ये d ये थीटा, अच्छा देखो इंक्लाइन पर ये परपेंडिकुलर और ये हॉरिजॉन्टल जो डॉटेड लाइन है उस पे ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी थीटा हुआ क्या, हाँ सर जी थीटा तो दिख रहा है, ये d है, ये एंगल थीटा है, अपने को यहां से यहां का लेंथ जानना है, तुम कलर वाले पेन यूज करना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स, इस पूरे पार्ट डिफरेंस को अपन क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये d है ये थीटा है, तो ये d साइन थीटा हो जाएगा क्या, अब ना ये याद रखना जब सोर्सेज ऐसे थे तो पार्ट डिफरेंस d cos थीटा आया था, जब सोर्सेज ऐसे हैं तो पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा आ रहा है, अब वहां पे एग्जाम में बार बार ऐसा नहीं डायग्राम वायग्राम मत बनाना, ये याद रखने की बात है,
तो डेल्टा एक्स डी साइन थीटा कहा जा रहा है। बिल्कुल सर, डेल्टा एक्स डी साइन थीटा का आ गया। फिर फिर से अगर आप ये ट्राइंगल देखोगे, मान लो ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है एम, तो पी ओ एम ट्राइंगल फॉर्म इन ट्राइंगल पॉम 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 इन ट्राइंगल पॉम पॉम जो ट्राइंगल है उसमें अगर आप देखोगे तो tan थीटा कैन बी रिटन एज y मिनिमम डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। अब जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ना, उसको लग रहा है सर बार बार एक ही चीज, एक ही जैसा चीज तो बता रहे हो, कुछ नया थोड़ी बता रहे हो। तो tan थीटा को y मिनिमम अपॉन d स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर मेरे को tan थीटा का वैल्यू पता है तो मैं sin थीटा भी तो फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ से। अगर मेरे को tan थीटा पता है तो मैं sin थीटा भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। sin थीटा को अपन क्या लिखेंगे, sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ये लिख सकते हैं ना। ये साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस था। साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। अब मेरे को पता है कि अगर मेरे को सेकंड मैक्सिमा चाहिए तो डेल्टा एक्स का वैल्यू होना चाहिए लैम्डा। तो लैम्डा को इक्वेट कर दो डी टाइम्स ऑफ साइन थीटा के प्लेस में ये रख दो, y मिनिमम डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर प्लस y मिनिमम का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा वो अपना आंसर है। सर मेरे को नहीं आया समझ में, अरे बहुत ही आसान था भाई साहब। स्मॉल डी का वैल्यू गिवन होगा, कैपिटल डी का वैल्यू गिवन होगा, लैम्डा का वैल्यू अगर पूछा गया होता कि फॉर फर्स्ट मिनिमा अगर पूछा गया होता y मिनिमम फॉर फर्स्ट मिनिमा, तो ये 0 है तो 0.5 लैम्डा से इसको इक्वेट कर देते तो यहाँ बस 0.5 लैम्डा हो जाता, कैलकुलेशन तो यही रहता। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने से जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा चलो सर, ये तो समझ में आ गया, पहले वाली जैसी कहानी चल रही थी वैसा ही बिल्कुल है। अब इसमें ना एक और भी अप्रोक्सीमेशन होता है। क्या अप्रोक्सीमेशन होता है, एग्जाम्स में जनरली तुमसे क्या पूछते हैं, एग्जाम्स में जनरली पूछते हैं इन जनरल, या जो सिलेबस में होता है, इन सिलेबस आपसे पूछेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फिफ्थ मैक्सिमा, ऐसा ही पूछेंगे। ऐसा नहीं आपसे पूछेंगे कि 1000 मैक्सिमा, 1000th मैक्सिमा, ऐसा आपसे कभी नहीं पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, इस तरह से पूछेंगे। फिफ्थ मैक्सिमा तक समझ लो, या मान लो 10th मैक्सिमा मिनिमा तक पूछ रहे। ठीक है चलो, मान लिया ऐसा पूछा। अब अगर वो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, फिफ्थ मैक्सिमा ऐसा पूछ रहे हैं, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो y मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा होगा क्या। y मिनिमम का वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पर हमारे पास tan थीटा आया था ना, tan थीटा का वैल्यू आया था, tan थीटा का वैल्यू कितना आया था, सॉल्व किया था ना यार, वैल्यू फाइंड किया था यहाँ पे, हाँ, y मिनिमम डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, ऐसा कुछ आया था क्या। अच्छा, अब अगर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, फिफ्थ मैक्सिमा ऐसा कुछ पूछेंगे तो आप अप्रोक्सीमेशन ये भी ले सकते हो कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। या अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये कुछ आया था ना, ऐसा कुछ आया था, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। मान लो मैं मैक्सिमा के बारे में बात करूं तो डी साइन थीटा का वैल्यू एन लैम्डा के इक्वल आया था। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को एन लैम्डा डिवाइडेड बाई डी लिखेंगे। अच्छा, अब अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर तुमने ऐसा कुछ किया, ये जो स्मॉल डी का वैल्यू होता है, ये 3.5 लैम्डा, 6 लैम्डा, अगर ऐसा है, मान लो अगर ऐसा बोला जाए कि ये जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी का वैल्यू बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लैम्डा, ये सब कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, थ्योरी है, कंसेप्ट है, याद रखने की ही बात है। या तो आपको ये मिल जाए कि थीटा इज वेरी स्मॉल, ये लिखा हुआ मिल जाए, या ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि स्मॉल डी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी इज वेरी मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू लैम्डा। कैसे सर, कैसे पता चलेगा। तो मान लो स्मॉल डी का वैल्यू ऐसा बोला गया है कि स्मॉल डी 1 मिलीमीटर है, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर है और लैम्डा जो है वो 4000 एमस्ट्रॉन्ग है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब अगर एन लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा ऐसा अगर बोला गया है तो ये पूरा जो रेशियो है बहुत छोटा आ रहा है क्या, तो अपन ऐसा बोलेंगे, ये पहला अप्रोक्सीमेशन से अपन ने ये फाइंड किया। अब पहले अप्रोक्सीमेशन का भी एक अप्रोक्सीमेशन होता है और ये ज्यादा टाइम, ये देखो ये अपने पास आएगा 20-30% टाइम ये आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 70-80% टाइम, और जो पहले अपन ने लिखा वो कभी शायद आता है ना के बराबर आता है, सॉरी 1 या 2% उसका चांस होगा, कभी कभी आ गया। अगर आ भी गया तो तुमको मैंने कंसेप्ट लिखना बता दिया है किस तरह से लिखते हैं। मेंस में तो मेरे को नहीं लगता है मेंस में ऐसा कुछ आता है कभी।
मेडिकल वाले एग्जाम में कभी नहीं आएगा, स्कूल के एग्जाम में कभी नहीं आएगा। तो अगर ये या तो ये लिखा मिल जाए कि थीटा इज वेरी स्मॉल, या ये लिखा मिल जाए कि स्मॉल डी इज वेरी मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू लैम्डा, ठीक है। तो आप समझ जाना कि अपने को अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। अब अगर थीटा स्मॉल है, फॉर स्मॉल थीटा, अपन क्या बोलेंगे, फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा। बिल्कुल सही है सर। तो अपन ने जो फाइंड किया था, हमने क्या देखा था कि d sin थीटा का वैल्यू n लैम्डा है, ऐसा कुछ देखा था ना। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख सकता हूँ, d थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा लिख सकते हैं। जो अब n का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, 0 पुट करना, 1 पुट करना, 2 पुट करना, कुछ भी पुट कर दो, आपको मैक्सिमम मिनिमम उस तरह से मिलते चले जाएंगे। d थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। अब अगर थीटा स्मॉल है तो tan थीटा और sin थीटा इक्वल है, तो थीटा के प्लेस में tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा जो है वो y मिनिमम डिवाइडेड बाय कैपिटल D है, क्या यहाँ पे लिख देते हैं, y मिनिमम डिवाइडेड बाय कैपिटल D इक्वल्स टू n लैम्डा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो y मिनिमम आपको और आसानी से मिल गया, क्या, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब आप याद रखें, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, स्कूल एग्जाम वाले स्टूडेंट्स और जेई के कुछ लोअर दर्जे के क्वेश्चंस, वो इसी पे बेस्ड है सर। 70-80% टाइम यही आएगा आपको पास, आपके पास बाय मिनिमम। मिनिमम कंडीशन जो आपको मिलेगा वो आ जाएगा फॉर मैक्सिमा अगर है तो n लैम्डा d बाई डी। अगर यहाँ पर मिनिमम पूछा गया होता y मिनिमम फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, तो यहाँ पे बस पुट कर देते 2n+1 लैम्डा बाई 2। बात समझ में आ रहा है, बाकी d अपॉन डी ऐसा ही कुछ होता। तो इस तरह से आपको अप्रोक्सीमेशन क्या करना है, याद रखना है। पहले तो याद रखना कि अगर ये बोला गया है कि स्मॉल डी का वैल्यू बहुत छोटा है कैपिटल डी के सामने, तो आप पहला वाला अप्रोक्सीमेशन देखना। पहला वाला अप्रोक्सीमेशन जहां पर अपन ने पार्ट डिफरेंस को या तो डी कॉस थीटा लिखा या डी साइन थीटा लिखा, दो तरह के क्वेश्चन कराए, फिर tan थीटा फाइंड आउट करके सिंप्लीफाई कर दिया। फिर 70-80% टाइम उस अप्रोक्सीमेशन का भी एक अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। अब हो सकता है ये सब तुमको दिक्कत लगे, लेकिन ये सब याद कर लेना है। ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या है कि अगर ये बोला जाए कि ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये बहुत छोटा है, या मिनिमा मैक्सिमा जो बोला गया है, फिफ्थ मैक्सिम मिनिमा, सेकंड मिनिमा, मतलब ये मान सकते हैं कि थीटा का वैल्यू छोटा है। तो अगर थीटा छोटा है तो tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली sin थीटा लिख सकते हैं। उस केस में y मिनिमम का वैल्यू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आ जाएगा। अब आप ये भी याद रख सकते हो, या तो थीटा छोटा है ये बोल दिया जाए, या ये बोल दिया जाए कि स्मॉल डी का वैल्यू जो है, स्मॉल डी का वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तब भी आप ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। आई होप ये सब तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। आप ये स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करो, इसमें और भी कुछ बताते हैं अभी। अच्छा, इस कंसेप्ट पे ना दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं तो आपको शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन 1 ऐसा है, क्वेश्चन 1 का डेटा क्या है, क्वेश्चन 1 का डेटा है कि कैपिटल डी का वैल्यू है 1 मीटर का, स्मॉल डी का वैल्यू है 1 मिलीमीटर का, और लैम्डा का वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर का, ठीक है। S1 और S2 के बीच का जो दूरी है ये कितना है, 1 मिलीमीटर का दूरी है। स्क्रीन से यहाँ का दूरी कितना है, 1 मीटर का, और लैम्डा जो वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं वो 0.5 मिलीमीटर का है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 में कैपिटल डी अभी भी 1 मीटर का है, स्मॉल डी का वैल्यू हम यूज करने वाले हैं 2.5 लैम्डा, और लैम्डा जो है वो है 4000 एमस्ट्रॉन्ग का। लैम्डा जो है वो कितना है, 4000 एमस्ट्रॉन्ग का लैम्डा है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ये फाइंड वाई मिनिमम फॉर सेकेंड मैक्सिमम। सेकेंड मैक्सिमा का वाई मिनिमा क्या होगा, इसका वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अगर पहला क्वेश्चन देखोगे तो कौन सा, बेसिकली मैंने 3 तरह के तुमको कैलकुलेशन बताए। एक तो जो बिना अजम्पशन का था S2P माइनस S1P, उससे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। फिर सेकंड वाला अप्रोक्सीमेशन आया था। सेकंड वाला क्या था, जब स्मॉल डी का वैल्यू जो है बहुत छोटा है कैपिटल डी के सामने, सेकंड वाला अप्रोक्सीमेशन। थर्ड वाला अप्रोक्सीमेशन क्या यूज करोगे, जब स्मॉल डी का वैल्यू बहुत ज्यादा है लैम्डा के सामने, ठीक है। अच्छा, अब अगर पहला क्वेश्चन देखोगे तो पहला कंडीशन में क्या है, पहला कंडीशन जो है वो फर्स्ट वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, डेटा देख के आपको पता चलेगा आपकी कौन सा कंसेप्ट आपको यूज करना है। तो अगर मैं क्वेश्चन 1 को सॉल्व करूं तो क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा। याद रखेंगे जब सोर्सेज ऐसे ऐसे रखे, ऐसे आप ये
तो वो जो पार्ट डिफरेंस आता है डेल्टा एक्स वो डी साइन थीटा का आया था। तो डी साइन थीटा, अब डेल्टा एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, सेकंड मैक्सिमा अपने को चाहिए। तो सेकंड मैक्सिमा अपने को क्या मिलेगा, ये 0 पर फर्स्ट मैक्सिमा था, सेकंड मैक्सिमा अपने को लैम्डा पर मिलेगा क्या, जब डेल्टा एक्स का वैल्यू लैम्डा हो जाएगा तब मिलेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी, डी का मतलब है 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ रख दो इनटू साइन थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, अब यहां पर डी और लैम्डा कंपेरेबल है, अगर डी और लैम्डा कंपेरेबल है तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा। tan थीटा कैसे फाइंड आउट किया था हमने, tan थीटा का वैल्यू मेरे को मिला था, इस ट्रायंगल में tan थीटा मिलेगा y मिनिमम अपॉन कैपिटल डी। अच्छा, ये tan थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन थीटा को ऐसा ही लिखेंगे ना, लैम्डा का वैल्यू कितना है, हाफ है, ये हाफ इंटू 10⁻³ इधर भी 10⁻³ और साइन थीटा के प्लेस में यहाँ पे लिख दो tan थीटा को यूज करके, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर है y मिनिमम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो जाएगा d का स्क्वायर प्लस y मिनिमम का स्क्वायर। इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो 10⁻³ कैंसिल आउट कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कैपिटल D का वैल्यू पता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके y मिनिमम का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बोले इसे क्वाड्रेटिक क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसा आंसर यहाँ पर आएगा वैसे ही आंसर नीचे भी आएगा क्या, इसलिए क्वाड्रेटिक आएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। मान लो सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में अगर आप डेटा देखोगे तो मेरे पास जो स्मॉल डी का वैल्यू है, सॉरी स्मॉल डी का वैल्यू 2.5 मिलीमीटर है, यहाँ पर ये कितना है 2.5 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर्स में है, ये 10⁻³ मीटर्स में चल रहा है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। तो अगर दोनों में बहुत डिफरेंस है तो अपन क्या लिखेंगे, डी थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। अगर मेरे को फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए तो लैम्डा, देखो ये पार्ट डिफरेंस मैंने बता दिया है, लैम्डा 2 लैम्डा कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। और थीटा के प्लेस में अपन क्या लिखेंगे, tan थीटा हमारे पास था y मिनिमम अपॉन कैपिटल D इक्वल्स टू लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो y मिनिमम कितना आ जाएगा, y मिनिमम आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ d डिवाइडेड बाय स्मॉल d। लैम्डा के प्लेस में रख देंगे 4000 इंटू 10⁻10 मीटर्स, कैपिटल D 1 मीटर, और स्मॉल d के प्लेस में क्या रख देंगे 2.5 इंटू 10⁻³ अब सबका वैल्यू रख दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो याद रखना है तरीका, और कौन सा अप्रोक्सीमेशन कब यूज करना है ये भी याद रखना है। ये दोनों अगर आपको बातें याद है तो आपसे क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी इस तरह के, जब इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है नोट करने वाली, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना सिखा दिया है, अभी कुछ बातें होंगी और ये जो बातें हैं ना वो याद रखनी है। समझ में आया नहीं आया जो भी आया, लेकिन ये बातें याद रखनी है। S1 और S2 के बीच में जो गैप है वो स्मॉल d है, स्लिट्स के सोर्सेस के बीच में जो गैप है वो स्मॉल d है, स्क्रीन से जो सेपरेशन है वो कैपिटल D का है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर जो मिलेगा वो होगा अपना सेंट्रल मैक्सिमा। इसको अपन क्या बोलेंगे, ये नाम है, ये नाम के पीछे आपको नहीं भागना है, ये याद रख लेना है सिर्फ। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। जो बीच में स्क्रीन के बीचों बीच जो मैक्सिमा मिलता है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमा अगर अपन देखें तो हमने क्या देखा कि वो जो पार्ट डिफरेंस ऐसा कुछ आया था ना, डी साइन थीटा जो है वो एन लैम्डा। अगर मैं मैक्सिमा के बारे में बात करूं और मिनिमा के बारे में अगर बात करें तो डी साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये फॉर मैक्सिमा का कहानी देख रहे हैं, फॉर मैक्सिमा। अब ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा को अपन अप्रोक्सीमेट 90% 70-80% टाइम यही आता है, साइन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख देंगे, और टैन थीटा का वैल्यू जो अपन ने लिखा था, तो टैन थीटा आया था y मिनिमम डिवाइडेड बाय कैपिटल D इक्वल्स टू n लैम्डा। इसका मतलब जो y मिनिमम का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है n टाइम्स ऑफ लैम्डा इनटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। बिल्कुल सर। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा, अगर मेरे को सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए तो अपन क्या करेंगे, n का वैल्यू 0 रख देंगे। n का वैल्यू 0 रख दोगे, आपको सेंट्रल मैक्सिमा y मिनिमम फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा में n का वैल्यू अपन ने क्या कर दिया 0 रख दिया। अच्छा, अब मान लो मैं बोलूं कि मेरे को चाहिए फर्स्ट मैक्सिमा, सबसे बीच में जो मैक्सिमल है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उसको अपन ने बोला सेंट्रल मैक्सिमा।
फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मेरे को मिला फर्स्ट मैक्सिमम, ऐसे ही नीचे भी मिलेगा, यहाँ कहीं पे अपन को मिलेगा सेकंड मैक्सिमम एंड सो ऑन, इस तरह से अपन को मिलते जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन ढूंढूं तो y फॉर फर्स्ट मैक्सिमा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा d अपॉन स्मॉल d आ जाएगा, मान लो ये y1 लिख दे रहे हैं। फिर y2 अगर मैं कैलकुलेट करूं फॉर सेकंड मैक्सिमा, ये सब एकदम ध्यान से देखना और याद कर लेना है। सेकंड मैक्सिमा अगर मैं n का वैल्यू पुट करूं तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा d अपॉन d आया क्या? हाँ सर। तो अगर मेरे को मैक्सिमास के पोजीशन जानने हैं तो मैक्सिमा का पोजीशन क्या है, पहला मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा जो बीच में मैक्सिमा उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोला। फिर फर्स्ट मैक्सिमा का अगर मेरे को पोजीशन जानना है तो फर्स्ट मैक्सिमा मेरे पास लैम्डा डी अपॉन डी डिस्टेंस पे है, मतलब यहां से यहां का जो डिस्टेंस है यही तो y1 है ना, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो y1 है, फिर यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो y2 है। बात समझ में आ रहा है? थर्ड अगर कैलकुलेट करते हो 3 लैम्डा बाई डी आ जाता। अब अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूं, सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमास, सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमास, दो मैक्सिमास के बीच का अगर अपन सेपरेशन फाइंड आउट करें तो वो भी लैम्डा डी अपॉन डी आ जाएगा क्या? ये दूरी, सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमास, अगर मैं ये दूरी बोलूं, ये दूरी, अब दो मैक्सिमास के बीच की जो दूरी होती है ना, इसको अपन बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। नाम है, नाम याद करके रखना है, ठीक है? इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ। अब ये जो सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमास, इसको फ्रिंज विड्थ बोला और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से। फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा। क्या क्या बोल रहे हैं एकदम सुनते जाना है, याद रखते जाना है। बीच में जो मैक्सिमा है इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोला। पहली बार जब मैक्सिमा लेगा फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, इस तरह से अपने को मैक्सिमा मिलता जा रहा है। अब दो मैक्सिमास के बीच का अगर आप गैप देखोगे तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया? अब अगर दो मैक्सिमास के बीच में जो गैप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, जिसका वैल्यू क्या है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, जिसको बीटा से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आप चाहो तो यही कैलकुलेशन मिनिमा के केस में भी देख सकते हो। आप चाहो तो यही कैलकुलेशन मिनिमा के केस में देख सकते हो। मिनिमा के केस में क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा का जो वैल्यू है वो है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट मिनिमा के लिए n का वैल्यू 0 रख देंगे, तो फर्स्ट मिनिमा अपने को मिलेगा लैम्डा बाई 2 पे। ये मैंने रेड से दिखाया है। फर्स्ट मिनिमा अपने को कहां पर मिलेगा, लैम्डा बाई 2 पर। ये फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, यहां से यहां का दूरी अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये पोजीशन, अच्छा ये अभी नहीं फाइंड कर रहे, यहां पर अपने को मिलेगा सेकंड मिनिमा। ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन अपने को याद रखना है, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन अगर देखें तो साइन थीटा को फिर से टैन थीटा से रिप्लेस करेंगे, तो d टाइम्स ऑफ y डिवाइडेड बाय कैपिटल D इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब अगर मैं बात करूं फॉर फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा, ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, याद रखना थोड़ा मुश्किल है भाई साहब, तो मैं बार बार बोल रहा हूं तो याद रखना। y का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें फॉर फर्स्ट मिनिमा, मैं y1 लिख दूं अगर इसको, या y1 डैश लिख देता हूं, y1 डैश, तो n का वैल्यू 0 रख दो तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 कैपिटल D अपॉन D। बिल्कुल सर, समझ में आया? सेकेंड मिनिमा में अगर मैंने y2 का वैल्यू फाइंड किया, y2 डैश लिखा मैंने फॉर सेकेंड मिनिमा, तो वो हो जाएगा, n के प्लेस में 1 रखेंगे, 3 लैम्डा बाई 2 d डिवाइडेड बाई d। अब अगर मैं y2 डैश और y1 डैश के बीच का गैप फाइंड करूं तो अभी भी वो लैम्डा d डिवाइडेड बाई स्मॉल d क्या इक्वल आएगा क्या? तो दो मैक्सिमास के बीच का गैप फाइंड कर लो या दो मिनिमास के बीच का गैप फाइंड कर लो, ये दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन है सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमास और टू मिनिमास, जिसका वैल्यू क्या है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। मेडिकल के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सबसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, तो आंसर बताओ। अच्छा, अब थोड़ा इंटेंसिटी के बारे में अगर बात करूं, मान लो मैं बोलूं कि I1 और I2 का वैल्यू क्या है, सेम है। अब अगर सेंट्रल, यहाँ पर मैं इंटेंसिटी लिख रहा हूँ, ये I वाला इंटेंसिटी वाला वर्ड, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा है, अगर I1 I2 सेम है तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 4i हो जाएगा। जहां पर मिनिमम आया, I1 I2 सेम है, वहां पर इंटेंसिटी 0 हो गया। फिर से यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमम में इंटेंसिटी 4i, फिर से 0,
फिर से 4i एंड सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये इंटेंसिटी हो गया। और अगर i1 i2 सेम नहीं होता, अगर i1 i2 सेम नहीं होता तो i max का वैल्यू कितना होता है? i max का वैल्यू होता है रूट ओवर i1 प्लस रूट ओवर i2 का होल स्क्वायर। इस जगह नहीं है लेकिन आप अगर आपने सुना है तो आप लिख लेना। और i मिनिमम का वैल्यू क्या होता? i मिनिमम का वैल्यू होता है रूट ओवर ऑफ i1 माइनस रूट ओवर ऑफ i2 का होल स्क्वायर। इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम अपन ढूंढते जाते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है और ये जो मैंने पूरा लिखा है वो पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना, देखो यहां पर इंटेंसिटी कितना है? यहां पर इंटेंसिटी है 4i का। जैसे ही मेरे को मिनिमम मिला इंटेंसिटी जीरो हो गया। क्या यहां पर 4i, यहां पर जीरो, फिर से जीरो, फिर से 4i। इसका मतलब इंटेंसिटी जो है वो 4i और जीरो, क्योंकि 90% टाइम i1 और i2 सेम रहता है इसलिए ऐसे ही बात करते हैं। तो देखो यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम था 4i, फिर यहां पर इंटेंसिटी जीरो हो गया, फिर मैक्सिमम 4i, फिर जीरो, फिर 4i जीरो एंड सो ऑन। इसका मतलब जो भी इंटेंसिटी है, जो भी इंटेंसिटी है वो जीरो से लेके 4i के बीच के रेंज में लाई करने वाला है। कभी 4i मिलेगा, कभी 2i मिलेगा, कभी जीरो मिलेगा। तो अपन हाईलाइट किसको करते हैं? अपन हाईलाइट करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमा को। अपन बोलते हैं कि ये अपने को इधर मैक्सिमम मिला, ये मिनिमा मिला एंड सो ऑन। लेकिन मैक्सिमा में जब मिलेगा तो इंटेंसिटी 4i की होगी, जब मिनिमा मिलेगा तो इंटेंसिटी i की होगी। लेकिन इसके अलावा भी अपने को इंटेंसिटीज मिलेंगे। क्या इसके अलावा भी इंटेंसिटीज मिलेंगे? 3i मिल सकता है, 2i मिल सकता है एंड सो ऑन। तो उस पर भी मिला के क्वेश्चन होते हैं। अब उसको मिला के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मेरे को लगता है आज के लिए काफी है। थोड़ा ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व हुआ होगा, मैं नहीं बोलूंगा कि मैथ्स इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जितना कॉपी में लिख रहे हो पूरा याद करते चले जाना, कायदे से याद करके रखोगे तो एग्जाम में इसके क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। तो मेंस करो, एडवांस करो। एडवांस में कुछ अलग अलग टॉपिक आ जाते हैं, थोड़े मुश्किल मुश्किल आ जाएंगे, तो वो भी अपन देख लेंगे। लेकिन पहले मेंस और मेडिकल के हिसाब से अपन करा लेते हैं, उसके बाद फिर बचे हुए टाइम में अपन एडवांस के बारे में बात कर लेंगे। इतना आई होप समझ में आया है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज।